Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily news analysis. In today's daily news analysis, we are going to do a lot many टॉपिक्स बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जिसमें से ये जो है टॉपिक्स वो मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद जो है मैं आपको अपने पराक्रम बैच के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डू इज द सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो है गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी मतलब इनके लिए सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बिल लेकर के आए हैं जिसको पास कर दिया गया है। सो वी विल गेट टू नो अबाउट दैट कि ये किस चीज़ के बारे में है, और हम ये भी जानेंगे कि ये गिग वर्कर्स एक्चुअली होते क्या हैं, कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। सो दैट वी विल सी। नेक्स्ट इज इसरो जो है वो लॉन्च करेगा सिंगापुर के इमेजिंग सैटेलाइट, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट आशियान, आशियान के बारे में जानेंगे। ये एक एडिटोरियल है विच वी विल बी डूइंग, एंड ये एडिटोरियल इंडियन दिस द हिंदू का है। अगला आता है हाउ स्लेक्ड लाइम फाउंड इन पान इज अ मेजर कॉज ऑफ ऑक्यूलर बर्न्स इन चिल्ड्रन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो पान में चूना होता है, द स्लेक्ड लाइम चूना होता है, जो पान में आप देखते होंगे ना, जो पान के पत्ते उसके ऊपर वाइट वाइट लगाते हैं, दैट इज द चूना। तो वो किस तरीके से बच्चों को जो है वो इम्पैक्ट करता है, दैट वी विल गेट टू नो इन दिस आर्टिकल। ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंतर्गत है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंडर दिस ओनली गिग वर्कर्स के ऊपर भी एक टॉपिक है, लेकिन वो हम इसी में ही कवर कर लेंगे, दोनों ही एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है इजराइल ने अपनी जुडिशियरी सिस्टम जो है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दिए हैं, वो क्या है, दैट वी विल गेट टू नो। ये हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, ओके। उसके अलावा रेडियो कॉलर्स of 6 cheetah removed at Kuno National Park. So this also we will get to know about. So ये हमने तो पढ़ा ही था काफ़ी डिटेल में, तो क्या अपडेट है that I will be telling you. So these are the topics जिसको कि हम कवर करेंगे, but before that हमारा पराक्रम बैच जो है वो 24th of July से स्टार्ट हो चुका है। तो if you are interested then you can definitely join us. and इसमें कौन कौन सी कोर्सेज हैं, BA, MA, डिप्लोमा प्लस UPSC प्रेपरेशन, ओनली UPSC प्रेपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा हमारा NCERT का मॉड्यूल और CSAT पेपर 2 का मॉड्यूल जो है, CSAT पेपर 2, दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। ये दो कोर्सेज भी हैं जो कि अभी ये CSAT पेपर 2 जस्ट अभी ही 2 ही क्लासेस हुए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसके वीकेंड क्लासेस हैं। एंड NCERT बैच जो है वो कंटिन्यूएशन में है, तो यू कैन ज्वाइन इवन नाउ दोज। अभी जो है इनसे रिलेटेड, इस सारे कोर्सेज से रिलेटेड मैम कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा tathastuics.com ये वेबसाइट पे जा करके, या फिर ये जो नंबर्स हैं यू कैन कॉल ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स, या फिर यू कैन ऑब्वियसली विजिट आवर ऑफिस। तो हमारे ऑफिस पे भी आप विजिट कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दीज कोर्सेज, ओके। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड ये हमारा पहला टॉपिक जो है इट इज रिलेटेड टू द गिग वर्कर्स। सो सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन राजस्थान। तो ये अपने आप का एक ये पहला बिल है, अपने आप में पहला बिल है इंडिया में जो कि गिग वर्कर्स के लिए पास किया गया। अब ये जो गिग वर्कर्स हैं ये होते कौन हैं, तो देखिए गिग वर्कर्स वो लोग हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर नॉट बाउंडेड, लाइक यू कैन नॉट से दैट दे आर द एम्प्लॉय ऑफ सम कंपनी। वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ टाइम के लिए ही उस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, राइट। सो दोज आर द गिग वर्कर्स। सो इन शॉर्ट अगर मेरे को एक वर्ड से इनको एक्सप्लेन करना हो तो दोज आर द फ्रीलांसर्स, राइट। सो फ्रीलांसर्स जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो गिग वर्कर्स के अंतर्गत ही आएंगे, दे विल फॉल अंडर दिस गिग वर्कर्स वाला काम, दिस वर्ड ओनली, टर्म ओनली इस टर्म के अंडर आएंगे।
फ्रीलांसिंग, आप मैं आई गेस आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। एंड इसमें जो गिग वर्क, ये जब भी ऐसे लोग जो किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ओनली, तो वो उनको जो वर्ड दिया जाता है ऐसे लोगों को जो फ्रीलांसिंग, तो दे आर कॉल्ड एज अ पार्टनर इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो भी होती है, तो उसमें एज अ पार्टनर उनको रेफर किया जाता है। तो उनके बारे में जो है ये बिल काम बात कर रही है कि इन लोगों को किस तरीके से हमको सोशल सिक्योरिटी हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या क्या इनको जो है चीज़ें इसमें दी जा रही हैं। तो राजस्थान अपने आप में ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। अभी ये जो गिग वर्कर्स के ऊपर एक और आर्टिकल आया है, दैट इज अंडर द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला पार्ट। इस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पार्ट में जो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं दैट यू नीड टू नो, एंड वो टर्म्स कौन से हैं? एग्रीगेटर्स एंड प्राइमरी एम्प्लॉयर्स। एग्रीगेटर्स कौन है? डिजिटल इंटरमीडियरीज कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। वो डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ जो कि बायर्स और सेलर्स को जो है, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको जोड़ता है, वो एग्रीगेटर्स हो गए। प्राइमरी एम्प्लॉयर्स कौन हो गए? इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स के तौर पर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेटर्स एंड प्राइमरी एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको समझ में आ गया कि ये कौन है। ये बिल क्या है? ये बिल है गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। ओके 2023 इसको हालांकि पास किया गया है वहां पे, लेकिन इस चीज को लेकर के बहुत हंगामा भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो दैट ऑल्सो वी विल बी सीइंग कि यहाँ पे क्या जो एस्पेक्ट्स है वो निकल करके सामने आ रहा है। सो राजस्थान रिसेंटली पास्ड the platform based gig workers registration and welfare bill 2023, प्लेटफॉर्म बेस्ड, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये बिल का एम क्या है? प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जो है वो किसको प्रोवाइड करे? भाई गिग वर्कर्स को भी सोशल जो सिक्योरिटी है वो दिया जाए। इसके अलावा एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आए फॉर द एग्रीगेटर्स जो कि would be very much helpful for the gig workers। एग्रीगेटर्स कौन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, इंटरमीडियरीज बिटवीन दी बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आया जा सके। इसके अलावा इसमें एक वेलफेयर बोर्ड भी वेलफेयर बोर्ड जो है उसको भी एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट who are not covered under existing labor laws। अभी देखो ये जो गिग वर्कर्स होते हैं वो किसी के साथ भी एज एन एम्प्लॉय नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। वो किसी तरीके से जुड़े हुए, मतलब एक जो परमानेंट एम्प्लॉयज जिस तरीके से होते हैं वो वैसे नहीं है उस कंपनी के साथ। तो ये इसी तरीके से, इस वजह से ये अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी हमारा ये, आप खुद सोचिए कि ओवर 13 मिलियन से ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं वो इंडिया में आपको मिल जाएंगे। तो और 2025 तक जो है ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमको रेगुलेशंस लेकर के आना बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी हो गया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के लिए ये जो गिग वर्कर्स का ही बात हो रहा है, एंड इसकी वजह से जो भी लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो इस वजह से जो लेबर लॉज हैं उसमें जो लॉज अप्लाई होता है कि भाई इनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, या फिर जो पीएफ एंड ऑल उस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो मिलनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल बी डूइंग कि एक वेलफेयर बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके ताकि इनको कुछ बेनिफिट्स जो है वो ज़रूर मिल सके। वेलफेयर मेजर्स फॉर द प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स। अब ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स हैं इनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर ये जो बिल है ये कह रहा है दैट वी विल बी एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर बोर्ड, एंड ये जो वेलफेयर बोर्ड में जो फंड आएगी वो फंड कहाँ से आएगा? ये किसके लिए आएगा? दैट विल बी फॉर द गिग वर्कर्स, ठीक है, वो गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में। एंड
वेलफेयर बोर्ड जो है वो गिग वर्कर्स के लिए है एंड वेलफेयर फंड जो है वो भी गिग वर्कर्स के लिए ही है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की बात जो है ये बिल कर रहा है। इसके अलावा व्हाट इट एम्स टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी, किस काम के लिए है? सोशल सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करने के लिए, किसको प्रोवाइड करने के लिए? गिग वर्कर्स के लिए। एंड इसके अलावा इट विल बी फैसिलिटेटिंग देयर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, तो इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। इन सभी को जो है एक यूनिक आईडी मिलेगी सो दैट इनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो एग्रीगेटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एंड कलेक्टिंग अ गिग वर्कर वेलफेयर फी। तो जो एग्रीगेटर्स हैं, द इंटरमीडियरीज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये लोग चार्ज करेंगे और ये लोग कलेक्ट भी करेंगे गिग वर्कर वेलफेयर फी जो है इसके तौर पर। दे विल बी चार्जिंग एंड दे विल बी कलेक्टिंग इट ऑल्सो। ओके, तो ये एग्रीगेटर्स का जो है वो काम रहेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर होता, अगर सपोज कि डिस्प्यूट अगर किस तरीके का हो जाए तो वो उसको रिजॉल्व कहाँ करेंगे? तो इनके एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म्स। अगर इनके बीच में किसी तरह का कोई खिटपिट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, सो यहाँ पर द वेलफेयर बोर्ड will be the one, a welfare board जो होगा, it will be the with the representatives from the government, gig workers and aggregators will take up various tasks related to the social security। तो यहाँ पे जो welfare board है इसका बहुत ज़्यादा जो है important role हो जाता है, because they will be यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, गिग वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एग्रीगेटर्स के जो होंगे, ये सभी मिलकर के सोशल सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड जो सोशल सिक्योरिटी का काम रहेगा दैट दे विल बी डूइंग। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम बात करें कि अभी तक जो है वो क्या सिचुएशन हो रखी है, तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा खिटर पिटर, बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ वहाँ पे राजस्थान की असेंबली में, बट कोई खास डिबेट नहीं हुई, बट इट वाज पास्ड, राइट। सो दिस हैज एक्चुअली बीन डन। पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो ये जो बिल है यहाँ पे क्या होता है, ये जो बिल है अगर कोई भी किसी भी तरीके का जो भी क्लॉज इसके अंतर्गत दिया हुआ है अगर उसको वायलेट करता है तो पहली बार वायलेट करेगा तो 5 लाख रुपए की फाइन मिलेगी लगेगी। उसके बाद अगर फिर भी करता है तो 50 लाख रुपीस का फाइन जो है उसको लगे, उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, उसको फाइन किया जाएगा अगर किसी भी क्लॉज का वायलेशन होता है। एंड ये वायलेशन किसके लिए बोल रहे हैं? एग्रीगेटर्स के लिए, अगर कोई वायलेशन ये लोग करते हैं तो। इसके साथ साथ और भी बिल्स थे जिसको पास किया गया, एंड जो दूसरे बिल्स थे वो गांधी वाटिका ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ फॉर उदयपुर एंड कोटा सिटीज़ के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उसको एस्टैब्लिश करने की बात जो है यहाँ पर करी गई, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हुई हैं। अभी ये जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में है कुछ पॉइंट्स वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। जस्ट लेट इट गेट लोडेड अ लिटिल बिट। हालांकि ये जो गिग वर्कर्स जो है राइट, सो दे विल बी बेनिफिटेड, बहुत ज़्यादा जो है इनको बेनिफिट होगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि दीज फ्रीलांसर्स वर नॉट एक्चुअली कवर्ड, वो कवर्ड नहीं हो पा रहे थे किसी भी चीज़ के, कोई भी लॉ के अंतर्गत जो है वो नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे एक बात है कि क्या ये जो वर्कर्स की राइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो अभी जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उसमें जो गिग वर्कर्स हैं उनको किस तरीके से दिखाया जाता है? पार्टनर्स के तौर पे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उनको एम्प्लॉयर्स जो है उस एम्प्लॉयज के नाम से जो है वहाँ पे नहीं शो किया जाता है जो गिग वर्कर्स होते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज नॉट अ फिक्स्ड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनका कोई फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर जो भी परमानेंट तौर पे अगर आता है, फुल टाइम के लिए आता है, तो उसको रहता है इतने से इतने घंटे आपको काम करना है, इतने टाइम के लिए जो है हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो सारी चीज़ तो फिक्स टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट की वो पता रहती है। पर यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए जो है ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो दिस हैज़ बीन मार्क्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव सर्विस टू वन प्रोवाइडर फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ओनली। इट मीन्स कि क्या है कि जो वर्क, ये जो गिग वर्कर्स तो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए जुड़े रहते
कहते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। अब ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जिसको कि 2020 में पास किया गया था, हालांकि इसको अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इट इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, carried restrictive criteria about eligibility which are done away with in the राजस्थान बिल। तो राजस्थान बिल में जो है ये जो रेस्ट्रिक्टिव क्राइटेरिया वाली जो बात थी वो चीज यहाँ पर इन्होंने नहीं डाला है। अ टेक अ लेबर रिसर्चर विद द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, यहाँ पर जो ये जो द बिल स्टेट्स any person, कोई भी person that has the right to be registered the minute they join an app based प्लेटफॉर्म। कोई भी पर्सन जैसे ही कोई ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन करता है तो उसको रजिस्टर करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ड्यूरेशन, उसके काम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, या फिर हाउ मेनी प्रोवाइडर्स दे वर्क फॉर, या फिर वो कितने प्रोवाइडर्स के लिए काम कर रहे हैं। एक टाइम में, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की बात करी, तो एक टीचर जो है एक टाइम में 2-3 इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, आप खुद ही इस चीज को देखते होंगे। तो ये नहीं फर्क पड़ता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो जो पर्सन है किसी से जुड़ा है, या फिर वो कितनों के लिए कितने के लिए भी वो काम कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर। द वेलफेयर बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्मुलेट द स्कीम। अब यहाँ पे जो वेलफेयर बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि जो वेलफेयर बोर्ड होगी उसको एक ऐसा स्कीम लेकर के आना होगा फॉर द सोशल सिक्योरिटी, listing only the accidental insurance and health insurance and other benefits। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये कवर हो रही है कंसर्निंग हेल्थ, एक्सीडेंट एंड एजुकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे इनको पॉलिसीज बने, इनको स्कीम्स लेकर के आना है, किसको? बोर्ड को लेकर के आना है। वर्कर्स बोर्ड क्या करेंगे? हेल्थ, एक्सीडेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड दे विल बी कमिंग अप विद द आइडियाज कि क्या क्या एंड कैसे करना है। What about the grievances? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, grievances के लिए भी एस्टेब्लिश किया जाएगा बोर्ड। तो गिग वर्कर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड फॉर एनी grievances। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं उनकी कोई भी जो ग्रीवांस होती है दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि उस चीज़ के ऊपर वो सुनवाई करवा सके विथ एंटाइटलमेंट्स, पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। यहाँ पर सेक्शन 15 को मेंशन कर रहा है। As per the section 15, a worker can file a petition। ठीक है, सपोज मेरा कोई ग्रीवांस है, आई वांटेड टू बी रिड्रेस्ड, तो ये सेक्शन 15 जो है इसके अंतर्गत मैं खुद से जो है पिटीशन फाइल करवा सकती हूँ एक ऑफिसर के सामने, या फिर मैं ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू भी जो है मैं अपनी ग्रीवांस को रजिस्टर करा सकती हूँ थ्रू अ पिटीशन। द एम्प्लॉयर कैन ऑब्जेक्ट टू द ऑर्डर। अब जो भी चीज़ जो है, अब मैंने ग्रीवांस जो है मैंने अपना रजिस्टर पिटीशन के लेकर के फाइल कर दिया, 90 डे के अंदर 90 दिनों के अंदर जो है जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको एपीलेट अथॉरिटी के सामने जो है वो पेश होना होगा इन ऑर्डर टू गिव वट एवर द क्लैरिफिकेशन, जो भी क्लैरिफिकेशन देनी है, जो भी करनी है, वो सारी चीजों को सामने रखने के लिए। नाउ आर एग्रीगेटर्स हेल्ड अकाउंटेबल। एग्रीगेटर्स क्या अकाउंटेबल उनको रखा जाएगा। तो एग्रीगेटर्स का क्या काम है, इस बिल में क्या काम इंक्लूड किया गया है एग्रीगेटर्स का? तो यहाँ पे पहला वर्क जो है इन्होंने कहा है डिपॉजिटिंग वेलफेयर सेस ऑन टाइम। ये जो वेलफेयर सेस की बात है, यानी जो वेलफेयर फंड है उसमें जो भी अमाउंट जाना है वो प्रॉपर टाइमली जो है उसको वहां पर रखने, मतलब उसमें जो है उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये वेलफेयर फंड की जो बात आई है तो एक बार इसके बारे में भी बात करें। तो यहाँ पर ये जो बिल है ये बात कर रहा है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड की। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन करेंगे? तो जो इंडिविजुअल वर्कर्स होंगे वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी तो स्टेट गवर्नमेंट एड्स जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी, और जो दूसरे सोर्सेज हैं वो भी करेंगे। एंड वेलफेयर सेस, और ये जो वेलफेयर सेस जो है अ कट फ्रॉम ईच ट्रांजैक्शन। वेलफेयर सेस ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं
ठीक है, उसमें से कुछ जो पार्ट है वो वेलफेयर सेस के तौर पे जो है उसको इकट्ठे करे जाएंगे, विच द एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड, एग्रीगेटर इज रिक्वायर्ड टू पे। तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जो प्लेटफॉर्म है विच इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द पीपल, ठीक है, तो बोथ द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन और द पीपल और द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर द वे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका कुछ अमाउंट जो है एग्रीगेटर्स को पे करना होगा एज अ सेस। अब ये जो है वो कितना होगा, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड 1% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1% एंड नॉट मोर देन 2%. So this is the one, and the aggregators are required to submit the amount within the फर्स्ट फ्यू डेज, फर्स्ट 5 days ऑफ द मंथ ओनली। तो स्टार्टिंग के 5 जो मंथ की स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं, यानी 1 to 5, 1 2 3 4 5, सो 5 इतने टाइम पीरियड में जो है इनको ये डिपॉजिट कर देना होगा। तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि डिपॉजिटिंग वेलफेयर सेस ऑन टाइम। दूसरा पॉइंट क्या है, अपडेटिंग डेटाबेस ऑफ गिग वर्कर्स, जो भी गिग वर्कर्स है उनकी डेटाबेस को जो है अपडेट करते जाना है। इसके अलावा क्या है, डॉक्यूमेंटिंग एनी वेरिएशंस इन नंबर्स विद इन 1 month ऑफ सच चेंजेस। तो जो अगर किसी भी तरीके की जो भी चेंज होती है तो वो चेंजेस को भी जो है इनको अपडेट करते जाना होगा। तो ये इनके काम होंगे, एग्रीगेटर्स इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होंगे, तो दे आर सपोज टू डू दिस थिंग। अगर ये इन चीज़ों को नहीं कंप्लाई कर पाते हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, तो इनके ऊपर फाइन होगा। तो फाइन जो मैं अभी आपको बताई थी, 5 लाख रुपीज जो है, पहला कोई गलती होती है तो ऑफेंस होता है तो, और अगर फिर से वैसा ही वायलेशन होता है, फिर से वायलेशन होती है, तो 50 लाख रुपीज तक का जो है इनके ऊपर फाइन हो सकता है। एंड द प्राइमरी एम्प्लॉयर्स विल पे अप टू 10,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। जो प्राइमरी एम्प्लॉयर्स हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई ऑफेंस होता है, तो 10,000 रुपए पहला कोई गलती होती है तो, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली कोई वायलेशंस होते हैं तो 2 लाख रुपीस का जो है उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। सो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड गिग वर्कर्स की वो पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी गुड एंड दिस हैज़ बीन डन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। आई होप दैट कि इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बाकी स्टेट्स में भी आए, क्योंकि आज के डेट में फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू दी ISRO. ISRO to launch PSLV C56 carrying Singapore's new imaging satellite. तो सिंगापुर का जो इमेजिंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए इसरो की हेल्प ली जा रही है एंड श्रीहरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया जाएगा इस सैटेलाइट को। तो इट विल, इसको जो बेसिकली नाम क्या है, ये DS SAR मिशन इसको जो है नाम दिया गया है। तो जो लॉन्च व्हीकल जो है वो यहाँ पर यूज किया जा रहा है PSLV, दैट इज द लॉन्च व्हीकल ओनली, दैट इज इट इज गोइंग टू बी डन। जुलाई 30 को इसको जो है लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर अ पार्टनरशिप, इसको जो है पार्टनरशिप के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। DSTA representing the गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड ST इंजीनियरिंग, इन लोगों ने जो है मिलकर के सैटेलाइट को डेवलप किया है। इसको यूज किस चीज के लिए करेंगे, तो इट विल बी यूज्ड टू सपोर्ट द सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। तो डिफरेंट एजेंसीज जो हैं उसकी इमेजिंग करने के लिए दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विल बी यूज्ड। सो ये जो क्या है, SAR, SAR. So it will be carrying a synthetic aperture radar payload developed by Israel Aerospace Industries. तो इसको लॉन्च करेगी इंडिया, है किसकी, सिंगापुर की, और बनाया किसने जो है वो इजराइल। सो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने इसको अपर्चर रडार पेलोड जो है उसको यहाँ पर जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड जो है उसको बनाया है फॉर द इमेजिंग पर्पस। इसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी तरीके की वेदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसा वेदर हो, ऑल वेदर डे एंड नाइट,
किसी भी तरीके का वेदर हो, दिन हो चाहे रात हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, DSR जो है वो इमेजिंग किसी भी सिचुएशन में कर सकता है। एंड इट इज केपेबल ऑफ इमेजिंग at 1 meter resolution at full दिस पोलारीमेट्री। तो एकदम बहुत ही फाइन रेजोल्यूशन के साथ जो है ये इमेजिंग कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एंड इसके अलावा और भी जो दूसरे बहुत सारी जो सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो हैं उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। तो दैट ऑल वी डोंट नीड टू रिमेंबर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल है, इंडिया है, कौन सा PSLV है, PSLV C56 है, तो ये C56 है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज द इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ सिंगापुर विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, दिस इज दी वन। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी जो और भी इसके अलावा और क्या क्या जो है लॉन्च होंगी सिंगापुर की, दैट हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन्ड ओवर हियर, जिसमें आप देख सकते हो दिस गैलेसिया 2 a 3U nano satellite that will be orbiting at low earth orbit। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये ऑर्बिट ये जो है एक्चुअली वहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। नाउ अगेन द न्यूज़ रिलेटेड टू चीता। सो चीताज जो है they were dying because of the कॉलर्स, बिकॉज ऑफ दीज रेडियो कॉलर्स। एंड जो रेडियो कॉलर्स पहनने की वजह से इसमें मैगट्स हो रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, और मेनी ऑफ द चीताज दे डाइड बिकॉज ऑफ दीज कॉलर्स। पहले जो है इंडिया में पहले भी ये जो रेडियो कॉलर्स है उसका यूज़ किया गया था, बट कभी भी हमने नोटिस नहीं किया था, कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुआ जिसमें हमको ये देखने को मिले कि रेडियो कॉलर्स की वजह से उनकी डेथ हो गई हो। लेकिन ये जो है दूसरे जगह से रेलोकेट करके इंडिया में आए हैं। तो ये जो चीताज हैं दे आर नॉट अडेप्टेड टू इंडियाज सिचुएशन। तो इंडिया का जो मॉनसून है इससे ये लोग नहीं अडेप्ट कर पाए हैं, तो इसकी वजह से इनको इन्फेक्शन हो रहे थे, दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट। एंड फाइनली जो जैसे कि सूरज चीता था एंड बहुत सारे जो दूसरे चीते थे उनकी डेथ हुई है। तो इसकी वजह से अब जो फाइनली चीताज के जो कॉलर्स हैं वो रिमूव करे गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट ये चीज़ कही गई है कि जिनका हेल्थ इश्यूज देखने को लगा है उनके ही रेडियो कॉलर्स जो हैं वो हटाए गए हैं, हर किसी के रेडियो कॉलर्स यहाँ पर रिमूव नहीं करे गए हैं। तो इस पॉइंट को जो है यहाँ पर याद रखिएगा। तो कुनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, MP में है कुनो नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो 6 चीताज हैं, 6 चीताज के जो हेल्थ एग्जामिनेशन हुआ और इसके बाद जो है इनके रेडियो कॉलर्स को रिमूव कर दिया गया है। इसकी सारी डिटेलिंग मैंने पहले भी आपको बताई है कि ठीक है, तो क्या क्या है एंड ऑल। नेक्स्ट आता है अब एडिटोरियल। एडिटोरियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आशियान के बारे में जानने वाले हैं। सो आशियान अ परसिस्टेंस विथ डायलॉग ऑफ on a trodden path, so this is what we are going to do। ये जो लिखा गया है that has been, this editorial has been written by राजीव भाटिया, जो कि एक एम्बेसडर, पहले एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सो ऑब्वियसली एंड जहाँ तक बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यहाँ पर ही हैज़ ऑलवेज बीन कमेंटिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स एंड ऑल। सो ऑब्वियसली ही नोज अ लॉट एंड वी विल गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम हिम। सो आशियान जो है ये है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है, राइट। एंड इस साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जो है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये टोटल कंट्रीज आती हैं 10, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनाई। तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो आशियान के अंतर्गत आती हैं। आशियान के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी है एंड हम लोगों का हमेशा से जो है एक स्पेशल एस्पेक्ट रहा है ऑन डीलिंग विद द आशियान कंट्रीज। जैसे कि पहले जो हमारी पॉलिसी होती थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लेकर के, सो दैट वाज द लुक ईस्ट पॉलिसी। पहले हमारी कौन सी पॉलिसी होती थी, दैट वाज द लुक ईस्ट पॉलिसी। नाउ फ्रॉम 2014 मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो था इनका ये कहना था कि सिर्फ देखते रहने से नहीं होगा, वी हैव टू एक्ट। तो देन वी स्टार्टेड एक्टिंग। सो एक्ट
ईस्ट जो है पॉलिसी के तौर पे हम लोग यहाँ पर काम करने लगे. सो इट वॉज नॉट लुकिंग, सिर्फ देखना नहीं है, हमको काम करना है, एक्ट करना है. सो दैट इज व्हाट दिस पॉलिसी वी स्टार्टेड लेटर ऑन 2014 से जो है हम ये पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दिए थे. इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा स्पेशल रिलेशनशिप जो है आसियान कंट्रीज़ के साथ हमेशा से मेंटेन करके रखा हुआ है. Now we are going to know a little bit of info related to this thing कि ये जो आशियान पहले हम देख लेते हैं आशियान जो कंट्रीज हैं इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. एक तो है नॉन इंटरफेरेंस, इनकी जो भी इंटरनल अफेयरेंस रहेंगे उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा. सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मैनर, तो अगर ये जो भी आसियान कंट्रीज हैं इनके बीच में किसी तरीके का कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो पीसफुल तरीके से उसको सेटल करेंगे. रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स, सो दैट के दे विल ऑल्सो बी डूइंग अगर नीड पड़ती है तो. इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, तो ये लोग आपस में ही एक इफेक्टिव कोऑपरेशन जो है वो मेंटेन करके रखेंगे. इसके अलावा क्या है, द राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. का जो भी ये स्टेट की बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज. ठीक है, तो आसियान में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका ये अपना हक बनता है, दे हैव दिस काइंड ऑफ राइट कि वो अपने नेशनल एग्जिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करके रखे एंड उसमें बाहरी किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे. अनदर इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस, एक दूसरे के इंडिपेंडेंस के लिए जो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगी. सॉवरेंटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नेशंस विल बी रेस्पेक्टेड एंड फॉलोड ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड, ये इनके प्रिंसिपल्स है. और ये किस में इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज टैक ऑफ 1976. तो ये इनके जो है आसियान कंट्रीज के प्रिंसिपल्स हैं. अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों को लेकर के बात कर रहा है इस एडिटोरियल में. ये इनकी जो है मीटिंग भी होती है, किसकी मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्टर्स की, FMM. तो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग FMM जो है वो, तो अभी 56th फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, तो दिस वाज हेल्ड इन जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में अभी हाल फिलहाल में जो है ये हुआ था. आसियान इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ड्रॉज मेजर ग्लोबल प्लेयर्स. अभी देखिए आसियान्स का जो लोकेशन है उस लोकेशन की वजह से इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन की. तो इनका बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, एज यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप इटसेल्फ, आप यहीं पे ही देख लीजिए. तो आसियान कंट्रीज जो है ये देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन में है एंड यहीं पे ही जो है वो इंडिया भी आती है. तो इनका एक अच्छा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है फॉर इंडिया एंड फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहीं से जो है यू कैन सी मलक्का स्ट्रेट भी होकर के जाती है. तो अगर ये लोग आपस में डिसाइड करके मलक्का स्ट्रेट को अगर क्लोज कर दे तो पूरे वर्ल्ड की जो 80% से ज़्यादा जो भी ट्रेडिंग यहाँ से होती है दैट विल बी स्टॉप्ड. ओके, वो नहीं हो पाएगी. एंड ये शिपिंग इंडस्ट्री जो है, इतने सारे शिप्स यहाँ से होते हुए जाते हैं एंड चाइना में जाकर के दे लोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे जाते हैं, देते हैं सामान एंड ऑल, एंड दीज कंट्रीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग ओवर देयर. तो इन सारी चीज़ों की वजह से वी विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज, बहुत सारी जगहों पे जो हैं वो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी. तो इसलिए इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं जिसको लेकर के ये जो आसियान कंट्रीज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. तो इंडो पैसिफिक रीजन के तौर पे अगर हम देखें तो ये आसियान कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. आसियान का विजन क्या है और उनके लिए चैलेंजेस कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. आसियान का जो विजन है दैट इज द एपी सेंट्रम ऑफ
ग्रोथ। तो ग्रोथ का जो है वो एपिक सेंटर बनना चाहता है कौन, तो आसियान बनना चाहता है। एंड इसके इन्होंने 3 डायमेंशंस जो है वो सोचे हैं। वो क्या है, अ पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर रीजनल पीस, ये पहला इन्होंने डायमेंशन देखा है, पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर रीजनल पीस। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या है, एन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर इंटीग्रेशन, okay, an economic community for integration, and third one is a socio-cultural community for sustainable development. So these are the 3 dimensions जिसके ऊपर इन्होंने जो है डिसाइड किया है कि हम जो ये एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ बनेंगे तो वो इन 3 डायमेंशन में हम बनेंगे। इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, सोशियो कल्चरल हो गया। तो इन सारी चीज़ों को एस्पेक्ट को लेकर के ये सारा ओवरऑल हो गया इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें हो गई। आपका कल्चरल एस्पेक्ट भी हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो गई, सारी चीज़ों को जो है इन्होंने यहाँ पर देखा है। चैलेंजेस जो है, और क्या जो चैलेंजेस ये लोग देख रहे हैं, एंड द चैलेंजेस इंक्लूड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एक इनके लिए चैलेंज है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्लो डाउन जो पूरे वर्ल्ड में हो रखी है, बहुत सारे कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इनके लिए चैलेंजेस हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा क्या चीज़ है, क्लाइमेट चेंज, एंड ये जो कोल्ड वॉर टाइप कन्फ्रंटेशन हो रखी है यूएस एंड चाइना के बीच में, जैसे कि यूएस एंड रशिया के बीच में पहले कोल्ड वॉर था, लेकिन बाद में वो वॉर का शेप ले लिया। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो ये सारे जो है वो चैलेंजेस आसियान कंट्रीज के सामने भर करके आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आसियान्स हैं, दे एम टू नेविगेट द रीजनल डायनेमिक्स वाइल मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी एंड दैट ऑफ द यूनिटी। ये चाह रहे हैं कि हमारा जो रीजनल डायनेमिक्स है उसको हम देखते रहेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और अपनी यूनिटी है, यानी आसियान कंट्रीज जो हैं, हमको उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है और उस चीज़ को आगे लेकर के चलनी है। चाइना का इन्फ्लुएंस क्या रह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चाइना जो है वो साउथ चाइना सी को लेकर के इन लोगों को बहुत तंग करता है, इन सारी कंट्रीज को करके। सो चाइना हैज क्लोज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज, बहुत सारी आसियान कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया एंड म्यांमार हो गए। इसके अलावा जो सेंट्रल आसियान प्लेयर्स हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन सभी के एक फेवरेबल डिपोजिशंस है विच टुवर्ड्स दी बीजिंग, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है इफेक्टिवली इम्पॉर्टेंट अफेक्ट, ये जो है एक तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है, एंड इट अफेक्ट्स द यूनिटी। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार, ठीक है, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार जो हैं, ये लोग बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखे हुए हैं चाइना के साथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट को अगर हम देखें तो। वहीं पे ही जो दूसरे आसियान हैं कंट्रीज हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर एंड अपार्ट फ्रॉम थाईलैंड, इनके भी काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं बीजिंग के साथ। लेकिन वहीं पे ही आप जो दूसरी कंट्रीज ले ले आसियान की, ठीक है, अब जैसे कि फिलीपींस हो गया, ठीक है, तो फिलीपींस की एग्जांपल ले लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने फिलीपींस के बारे में बात करी थी कि ये फिलीपींस जो है, दे आर रेजिंग देयर वॉइस रिलेटेड टू द साउथ चाइना डिस्प्यूट। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर के फिलीपींस जो है वो फिलीपींस एंड इंडिया के बीच में बातचीत हुई थी। तो इंडिया ने कहा था कि जो जजमेंट आया है आर्बिट्रेशन की तरफ से, तो उस चीज़ को हमको फॉलो करने की ज़रूरत है, दैट चाइना शुड। इनडायरेक्टली कहा गया था कि चाइना जो है उसको इस आर्बिट्रेशन को फॉलो करना चाहिए, एंड दूसरे की जो इंटरनेशनल टेरिटरी है उसके अंतर्गत नहीं एंटर करना चाहिए। तो ये जो है सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सब अपने अपने बेनिफिट्स को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी भी आसियान कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं है उनके रवैये को लेकर के, किस चीज़ में, तो साउथ चाइना सी के इशू को लेकर के। सो इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक तरीके से जो है इनकी जो दोस्ती है उसमें खटास लेकर के आ सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट है। यूएस चाइना रिलेशंस और आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। आसियान आउटलुक
आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये जो आसियान है, ये आसियान प्रेफर्स AOIP, that is the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, and it in order to address the geopolitical tensions which is as of now between that और the China and US के बीच में जो है, क्योंकि अगर इनके बीच में वॉर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आसियान कंट्रीज हैं, इनको भी इम्पैक्ट होगा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। सो द ग्रुप्स सेंट्रलिटी इज चैलेंज्ड व्हेन इंटरनल डिफरेंसेस ऑन म्यांमार इशू एंड डिसयूनिटी इन द रैंक्स कम to the fore. So there is not that much of unity as it is being shown and as it is being taught about or thought about. इंडिया का क्या रोल आ जाता है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के? तो इंडिया का जो व्यू है आसियान की मीटिंग्स को लेकर के एज अ सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक डायनामिक्स, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने कहा था कि इंडिया सपोर्ट्स a strong and unified ASEAN countries and highlighted the convergence between the AOIP and India's Indo-Pacific Oceans Initiative. तो इंडिया की जो इनिशिएटिव है और आसियान की जो ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है, इन दोनों को ही इन्होंने कहा कि हमको कन्वर्ज कर लेने की ज़रूरत है। ही हैज़ हाईलाइटेड दिस थिंग। तो इंडिया भी तो एक तरीके से एफर्ट लगा रहा है कि आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, इंडिया इसके अलावा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड वर्क ऑन द न्यूअर एस्पेक्ट्स, जैसे कि साइबर, फाइनेंशियल या फिर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन डोमेन्स में भी हमको अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मैनी अ टाइम्स इंडिया जो है वो अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो ऑफर भी करता है आसियान कंट्रीज़ को इन ऑर्डर टू डू दी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने हैं तो आप हमारे बेस को यूज़ करके यू कैन डू दैट। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन। तो यहाँ पर जो है ये सारी बातें इन्होंने इस एडिटोरियल में सामने रखी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? चूना तो पान के बारे में। तो हाउ स्लेक्ड लाइम फाउंड इन पान इज अ मेजर कॉज ऑफ ऑक्यूलर बर्न्स इन दी चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो है ये चीज़ हो जाती है। ये जो पान है ना, ये पान की टपरियाँ, ये जो गुटके, ये सारी चीज़ें जो बाहर मिलती हैं, इनकी वजह से बच्चे खाते हैं और उनको बहुत सारा जो है वो दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो एक नई स्टडी जो है वो सामने आई है और उसमें ये चीज़ पता चला है कि इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आई इंजरीज हो जाती हैं एंड ये बच्चों और एडल्ट्स के बीच में जो है वो डिफरेंटली अफेक्ट करती हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वन, इन दिस आर्टिकल। ठीक है, तो एक नया स्टडी है उसमें ये रिवील किया गया कि स्लेक्ड लाइम यानी कि जो चूना है, जिसको कि पान के पत्तों पे आपने देखा होगा कि वाइट कलर का लगाते हैं, राइट? सो दैट चूना विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द इंडियन पान, ये एक सिग्निफिकेंट कॉज है फॉर द ऑक्यूलर बर्न्स अमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये जो स्टडी है ये कंडक्ट करा गया था रिसर्चर्स के द्वारा LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद एंड नारायणा नेथरायला बेंगलुरु। इन दोनों यहाँ पे जो है इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है ये काम जो है वो करा गया था। चूना जो है वो लूजली सोल्ड किया जाता है, मतलब सेल किया जाता है। इट इज़ बीइंग सोल्ड लूजली, लूज इन द सेंस कि बहुत बड़े अमाउंट में नहीं, छोटा मोटा भी अगर आपको चूना चाहिए तो बहुत सारे लोगों को आपने टोबैको देखा होगा खाते हुए, खैनी, है ना? तो उसमें भी वो लोग जो है वो यूज़ करते हैं चूना वाइट पाउडर। तो वे आप देखे ही होंगे कि इसको जो है आप सील्ड पैक प्लास्टिक्स में नहीं, ऐसे ही जो है फोल्ड करके भी दे देते हैं, काफ़ी टाइम पेपर में भी फोल्ड करके जो है लोग ले जाते हैं। एंड दिस कैन सीवियरली कॉज दी आई इंजरीज व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टैक्ट्स विद द चाइल्ड्स आई। अगर बच्चों की आईज में वो चूना किसी तरीके से लग जाए तो उनकी आईज को ये इम्पैक्ट कर सकता है। एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमारे इंडिया में टोबैको, चूइंग टोबैको जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, राइट? सो और ये चूना यूज हो रहा है तो पान में भी चूना यूज हो रहा है, वहां पे भी चूना यूज हो रहा है। तो दिस इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग चिल्ड्रन। रिस्क ऑफ चूना एंड अदर हाउस होल्ड केमिकल्स। अब क्या क्या रिस्क हैं इस चीज को लेकर के? पान में क्या क्या चीजें डलती हैं?
आज यही देख रहे हैं हम लोग। तो पान में जाता है चूना, इसके अलावा नट भी जाता है। आपने देखा होगा कि उसमें जो है बीटल नट होता है, क्या कहते हैं उसको, कसेली कहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग पुट इनटू दैट, एंड टोबैको जो है इसको उसमें डाला जाता है। ये सारी चीजें जो है दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू क्विक एब्जॉर्प्शन, क्विकली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए इस वजह से। अगर इसी चूने को अगर आप लूजली सेल करते हैं, लूजली जो है वो बाहर दिए जा देते हैं, तो पैकेट्स कैन एक्सप्लोड डिलीवरिंग द एल्कली डायरेक्टली इनटू द पर्सनस आई एंड कॉजिंग केमिकल बर्न्स एंड एक्सटेंसिव डैमेज। अभी ये जो पान में जो चूना होता है, ये बीटल नट एंड टोबैको, इन सभी को जो है कंबाइन कर तो लूज वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, डजंट इम्पैक्ट दैट मच। लेकिन यही सिर्फ अलग से सिर्फ चूना को अगर जो है वो किसी तरीके से किसी के आई के कांटेक्ट में आ जाए, स्पेसिफिकली बच्चों के, तो इट विल बर्न, उसको जलन, वो जो चूना, यू मस्ट हैव सीन कि चूने में अगर वो आप एक साथ ढेर सारा चूना रखे हो, उसमें अगर आप वाटर डालोगे तो हिस करके साउंड आता है, दैट इज वेरी हीटेड अप, बहुत गर्म रहता है। तो अगर वो किसी तरीके से किसी आईज में आ जाए, किसी के आईज में लगे, तो केमिकल बर्न्स एंड केमिकल मतलब बर्न होंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डैमेज कर देगा एक्सटेंसिवली, इट विल डैमेज इट एज वेल। सॉरी। हाउस होल्ड केमिकल्स हो गए, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, एसिड्स हो गए, फायर वर्क्स एंड जो सुपर ग्लू होते हैं, इन सभी की वजह से, इन सब की वजह से भी ऑक्यूलर बर्न्स होते हैं। टॉयलेट क्लीनर्स जैसे कि हार्पिक आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो नेवर यूज़ इट डायरेक्टली, उसको हैंड में नहीं कभी वो करना चाहिए, क्योंकि उससे भी इचिंग हो गया एंड दैट इट विल एक्चुअली हार्म योर हैंड्स। तो उसको भी कभी भी इस तरीके से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना चाहिए। एसिड्स, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि एसिड अटैक होता है तो कैसे इंसान की स्किन कैसी हो जाती है, उसका फेस कैसा हो जाता है। अब फायर वर्क्स की बात करें तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपको, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सुपर ग्लू होते हैं, ये भी जो है इम्पैक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बर्निंग कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा अभी जो ये स्टडी जो है, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं वो एक बार देख लें। So the study actually focused on the acute ocular burns cases with the majority being male among both the children and the adults, क्योंकि generally males जो हैं ये चूना, स्लेक्ट लाइम जो है उसको कंज्यूम करते हैं, तो इन्होंने इस चीन ही लोगों के ऊपर, मेल जो है जनरली, इन्होंने मोस्टली क्या है, मेल चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, अडल्ट हो, उनको चूज करके उनके ऊपर इस चीज़ को स्टडी करी थी। एल्कलीज जैसे कि चूना यहाँ पे बोल रहे हैं, इट अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ ऑक्यूलर बर्न्स एंड 45% ऑफ बर्न्स इन द चिल्ड्रन। बच्चों की जो भी चूना कंजम्पशन जहाँ पे भी हो रही है, तो 45%, 45% बच्चों को जो है वो अगर बर्न हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चूना ओनली, एंड अडल्ट में 38% जो है वो ऑक्यूलर बर्न्स यहाँ पर देखने के लिए मिला है। Chuna was the most common alkali agent which caused the 32% of alkali burns among children and 7% among the adults. यहाँ पे आपको numbers दिए जा रहे हैं. These facts would be really very good for you when it comes to the main. Apart from that, it causes included the thermal burns also from fireworks. जो burns की बात हो रही थी, इसमें ये लोग burnings को लेकर के study कर रहे थे, तो इसमें जो thermal burns हो रहे हैं, आग से लगे हुई चीज़ें, गर्मी and all, तो इसकी वजह से fireworks and super glue जो है इसके पीछे की रीज़न निकल कर के आए। 60% से ज़्यादा जो बच्चे हैं had low grade burns and benefited from medical therapy। 60% से ज़्यादा बच्चों को जो हल्के फुल्की बर्न होती है, लो ग्रेड बर्न जो होती है वो हुई, एंड उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने की वजह से वो ठीक भी हो गए। लेकिन जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर जो पुअर विजुअल आउटकम्स होते हैं, दीज वर रियली वेरी कॉमन अमंग दी चिल्ड्रन विच हैपेंड बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज मैटर्स एंड ऑल।
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चूना है उसको आपको सेफली स्टोर करना पड़ेगा। यू आर सपोज टू स्टोर इट वेरी सेफली एंड कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। बच्चों के कांटेक्ट में जो है इसको बिल्कुल नहीं आने दे, क्योंकि बहुत हीटेड चीज़ होती है। एंड हमारा जो आईज होते हैं इसमें आप देखोगे कि हल्का सा लिक्विडी टाइप दिखता है ना। तो इसमें अगर चूना पड़ जाए एंड वो गर्म चीज़ होती है, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द आईज ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसलिए बच्चों से इन सारी चीज़ों को दूर रखें, ठीक है। अडल्ट्स एट रिस्क ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज शुड वेयर प्रोटेक्टिव आई गेयर्स। जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को चूना यूज करना पड़ रहा है, राइट, तो आप लोग उस टाइप की चीजें यूज करें जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्टिव गेयर्स यूज करें, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर आई। सो इसके लिए आप आई ग्लासेस यूज कर सकते हो, सो दैट कि वो उनको इम्पैक्ट नहीं करे आईज को। इसके अलावा क्वालिटी एंड सीलिंग ऑफ चूना पैकेट शुड ऑल्सो बी डन, ताकि इसको लूजली नहीं सेल किया जाए, इसको जो है सही ढंग से इसको कैरी किया जाए। एंड उसमें वार्निंग मैसेजेस जो हैं वो भी मेंशन किए जाएं, जैसे कि हम टोबैको के ऊपर मेंशन करते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों के ऊपर मेंशन करने के बाद भी लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अपनी तरफ से तो काम कर देना है, ठीक है। परचेजिंग एडिक्वेटली सील्ड पैकेट्स, तो जो भी मतलब जो एल्कलीज होती हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्लोजली जो पैक्ड हो उनको खरीदे, लूज पैकेट को नहीं खरीदे, क्या पता कब जो है आपको किसी तरीके से इम्पैक्ट कर जाए। सो डू दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन सभी को जो है केयरफुली हैंडल करना होगा। अवेयरनेस जो है वो हमको जनरेट करनी होंगी रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ ऑक्यूलर बर्निंग फ्रॉम द फायर वर्क्स एंड फायर क्रैकर्स ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पटाखे उनको जो है फायरवर्क करना होता है, हाथ में बॉम्ब लेकर के फोड़ेंगे, उसको जला देंगे और बोलेंगे हम बाद में फेंकेंगे। कितनी बात है, हाथ बर्न हो जाएगा भाई, क्या पता कि साइड में गिर जाए, किसी और के ऊपर लग जाए। वाई टू टेक दैट रिस्क, क्यों करना वो सारी चीज़ें। तो हाथ में अगर आपको वो जल गया तो इट माइट, आपका हाथ हो सकता है कि काम ही नहीं करे, कुछ भी हो सकता है। इट आप सपोज कि ऐसे रखे हो कहीं फेस पे ही आकर के फट जाए, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन बेटा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मत किया करो। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। व्हेनेवर यू फील कि अगर किसी तरह कोई दिक्कत आपको अपनी आईज में दिख रही है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली अपनी आई वॉश करनी है। ओके, एंड काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स जो है, बच्चों को कोई दिक्कत हुई तो उसको हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है आईज पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत गहरा। इमीडिएट आई वॉश जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपके आईज में कुछ गया है तो तुरंत पानी डाल के उसको निकालने की कोशिश करो, अदरवाइज आईज जो है वो इंजर्ड हो जाएंगी आपकी। पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है जब आई इरिटेशन होता है, किसी तरह कोई दिक्कत होती है। एंड जो भी चीज़ निकल कर के सामने आए उसके ऊपर आपको प्रोमिनेंटली एक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इजराइल पासेस लॉ लिमिटिंग दी जुडिशरी। तो जुडिशरी के जो पावर्स है उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे इजराइल ने जो है एक लॉ को पास किया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये लॉ पास करने की वजह से जो ऑपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई है। ऑपोजिशन का रिएक्शन जो था वो बहुत खतरनाक हुआ है इजराइल के पार्लियामेंट में। तो लेकिन फिर भी नेतान्याहू जो है, नेतान्याहू उन्होंने इस चीज़ को जो है पास फाइनली कर ही दिया है। ओके, दिस हैज़ बीन डन नो मैटर व्हाट, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट हुआ, then also it has been passed. The bill limits the Supreme Court's ability to overturn decisions made by government ministers. तो जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हमने जो गवर्नमेंट है अगर उसने किसी तरीके कोई डिसीजन लिया, ठीक है, वो डिसीजन लेने के बाद सपोज कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो उस चीज़ को चेंज कर सकते थे। तो इसी चीज़ को इन्होंने जो है यहाँ पर फिनिश कर दिया कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो है वो जो डिसीजंस लेंगे उसको ओवरटर्न ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा
लेजिस्लेशन, इन्होंने एक ऐसा लॉ लेकर के आए हैं जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे डिबेट और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो डिबेटेबल रिफॉर्म्स जो हैं वो हो सकते हैं। एंड दिस लेजिस्लेशन मार्क्स द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ fiercely debated reforms aimed at curbing the power of the courts. Another one is that the Israeli government had proposed 4 major reforms. Israeli government ने जो है 4 major reforms को लेकर के आने की बात कर रहे हैं to overhaul the judicial system. and जो पहला reform है it focuses on the Supreme Court's power. Supreme Court का जो power था government की decisions को change कर देने का, उसको जो है उन्होंने उस चीज़ को यहाँ से हटा दिया है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं. So this is what has been done. ओके अब यहाँ पे ये चीज़ होने की वजह से तो एक पॉइंट जो सामने निकल करके आती है वो ये है कि कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजराइल, इट एक्चुअली लैक्स अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये पॉइंट यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है. एंड बहुत सारे जो सिटीजन, जो मतलब सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स की राइट्स हैं, बहुत सारे मतलब सिटीजन्स के जो राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं बेसिक लॉ के अंतर्गत जो आता है वो इम्पैक्ट अब हो सकते हैं. दैट कैन हैपन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ही जो पावर्स है उसी को यहाँ पर कम कर दिया गया है. राइट. सो दिस इज समथिंग विच इज अनरीजनेबल. ये काम करना थोड़ा अनरीजनेबल है बिकॉज एक अंकुश होना पावर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, फुल स्टॉप लगाने वाला, तो गवर्नमेंट विल बी डूइंग एनीथिंग. गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है. तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो है वो डंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और जो है वहाँ पे वो स्ट्राइक कर दे कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. राइट. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर को ही उन्होंने यहाँ से हटा दिया है. पहले जो इजरायली जजेस थे वो रीजनेबली कोई चीज़ जो है reasonableness standard to invalidate the decisions made by the lawmakers and that of the ministers, उनके जो decisions को उन्होंने change कर दिया था. तो नेतन्याहू जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लेकर के आए, भाई हमारी अथॉरिटी जो है वही चलेगी करके. सो दिस वाज एक्चुअली डन. नाउ द गवर्नमेंट सीक्स टू ग्रांट 120 member parliament, that is the Senate, the authority to override any Supreme Court जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी तो जजमेंट है उसको ओवरराइड किया जा सकता है. एंड ओवरराइड कैसे होगी? जस्ट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 61 वोट्स. सिर्फ 61 वोट्स जो है, यानी सिंपल मेजॉरिटी है 120 का हाफ 60 प्लस 1, तो सिंपल मेजॉरिटी हो गया. यहाँ से जो है ये लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है उसको ये लोग ओवरराइड कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा जो प्रपोज रिफॉर्म है, इट एम्स टू इंक्रीज रोल ऑफ लॉ मेकर्स इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में जो लॉ मेकर्स हैं उनके रोल को इंक्रीज करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं. अभी एक कमेटी बैठती है जिसमें कि प्रोफेशनल्स, जस्टिसेस और लॉ मेकर्स होते हैं जो कि इनकी अपॉइंटमेंट के लिए काम करते हैं कि भैया कौन अपॉइंटमेंट, किसकी अपॉइंटमेंट होगी या फिर किसकी नहीं होगी. तीसरा मेजर क्या है? तीसरा मेजर है अंडर कंसिडरेशन वुड अलाउ मिनिस्टर्स टू सेलेक्ट देयर ओन लीगल एडवाइजर्स. यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने खुद के लीगल एडवाइजर्स जो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो लोग किसी भी तरीके जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो अपने मर्जी से अपने लीगल एडवाइजर्स जो है वो चूज़ करेंगे. ओके. अब यहाँ पर क्या ज़रूरत थी इस चीज़ को करने की? तो इन इज़राइल कंजर्वेटिव्स एंड राइट विंग हैव लॉन्ग व्यूड जुडिशरी एज अ हिंड्रेंस. यहाँ पे जो राइट विंग इनकी थी और जो कंजर्वेटिव्स थे इजराइल में, तो उन्होंने हमेशा से जो जुडिशरी सिस्टम है इनका जो भी जजमेंट होता था, जो भी बातें होती थी, तो उनको एज अ हिंड्रेंस, एक हर्डल के तौर पे देखते थे कि भैया हम जब जो डिसीजन ले रहे हैं ये लोग उस चीज़ को ओवरराइड कर दे रहे हैं. तो इसी वजह से उन्होंने अपना ये एजेंडा बना दिया था कि भाई इनको सबक सिखाने के लिए, ये हम राइट विंग है, हम कंजर्वेटिव्स हैं, तो कौन बच गए? लेफ्ट विंग वाले. तो उनको सबक सिखाने के लिए हमको ये काम जो है वो करने की जरूरत पड़ेगी. जो द रूलिंग अल्ट्रा राइट कोलिशन, अल्ट्रा राइट विंग जो है ये रूलिंग पार्टी, सो एम्स टू इंक्रीज इट्स अथॉरिटी टू ओवरटर्न द कोर्ट जजमेंट. तो ये लोग चाहते थे कि भैया हमारी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम जजमेंट्स जो है कोर्ट के उसी को ही हम पलट सके. दैट हैव सपोर्टेड. अब यहाँ पे जो जुडिशरी है उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया था. सोशल रिफॉर्म्स में किस चीज़ को? LGBTQ कम्युनिटी जो है
इनके लिए यहाँ पर इन्होंने जजमेंट दिया था कि इनके फेवर में। इसके अलावा दे प्रिवेंटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इजरायली आउटपोस्ट ऑन द प्राइवेट पैलेस्टीनियन लैंड। तो पैलेस्टीनियंस के जो प्राइवेट जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी जो खुद की लैंड थी वहाँ पे आउटपोस्ट, इजरायली आउटपोस्ट बनाने की जो कंस्ट्रक्शन करना था, इस चीज़ की मनाही हो गई थी। ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी के फेवर में बात कर दिए थे, जो कि सोशल रिफॉर्म। तो ये जो दो ट्रिगरिंग पॉइंट थे, तो इन चीज़ों को लेकर के इनको लगा था कि हमारे अब यहाँ पर जो है लॉ को, हमारा जो जुडिशरी है उसकी जो पावर है उसको कर्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इन्होंने सोच करके ऐसा किया। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या गलत कोर्ट ने किया था। सो अगर आप किसी की प्राइवेट लैंड में, एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि पैलेस्टीनियन एंड जो इजरायलीज है उनकी नहीं जमती हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, देयर आर लॉट मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। बट अब उनकी प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटी को लेकर के यहाँ पर इशू थी। Government justifies these proposed changes to the judiciary, asserting that they will reinstate a proper balance. They thought कि हम पहले समझाते हैं कि ये they will be एक proper balance बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली जो है ये लोग ये लेकर के आ गए एंड फाइनली इन्होंने जो है इस चीज़ को पास कर दिया। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं हुई। ऑब्वियस सी बात है, कोई आपके जो पावर है उसके ऊपर किस तरह कोई अंकुश ही नहीं है। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस that the people will be seeing outrage, they will be outraging, वो they will be protesting। ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है, this is really very huge and इसके बहुत ही बड़े एस्पेक्ट, बहुत ही बड़े जो हैं implications हमको देखने के लिए मिलेंगे इन दी कमिंग फ्यूचर। सो आज के बहुत सारे जो आर्टिकल्स थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।